हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आप सभी को होली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, इन दो भागों में डिवाइड किया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के लगभग में चलता है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग में चलता है ना। तो इनके बारे में मैं क्वेश्चन निकाला हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि इनकी संभावना लगभग लगभग हो सकती है कि यही क्वेश्चन बैठे। तो आप ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन पूरे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूरे मैंने 1 से लगाकर 26 तक लिखा है। 26 क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका वैदिक सभ्यता से बाहर जाने वाला नहीं है ना। तो वैदिक सभ्यता से जो जितने भी क्वेश्चन आए, मैं एक एक टॉपिक अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से इसका बता दूंगा पूरा कि क्या क्या है ना। मैं आपका पूरा उत्तर यहाँ पर लिख के बताने वाला हूँ कि इसका उत्तर क्या आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले थे और क्या क्या मिला था हमें उत्तर वैदिक काल एवं ऋग्वैदिक काल में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, दो भागों में इसको डिवाइड किया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में तक ऋग्वैदिक काल, उसके बाद तो उत्तर वैदिक काल आता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के लगभग में चलता है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि जो आर्य थे, है ना, आर्य ही हमारे भारत के अंदर आए और वैदिक सभ्यता की स्थापना इन्होंने ही करा था। तो आर्य ही वैदिक सभ्यता में आर्य ही लोग आकर बसे थे, है ना। तो सबसे पहले जो आर्य आए थे, आर्यों का सर्वप्रथम स्थान जो है, आर्य कहाँ पर आए थे? पंजाब में, है ना। पंजाब तथा अफगानिस्तान, है ना। तो आर्य जो सर्वप्रथम आए थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए थे। इसके बाद में मैक्समुलर महोदय ने बताते हैं कि जो आर्य का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया को बताया है ना। तो महोदय मैक्समुलर ने बताया है कि जो आर्य का मूल निवास स्थान है, आर्य का मूल निवास स्थान है, मैक्समुलर महोदय बताते हैं कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह है मध्य एशिया, है ना। मध्य एशिया को इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया, मैक्समुलर ने बताया कि जो आर्य का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता, है ना। तो आर्य द्वारा निर्मित जो सभ्यता है, तो आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो आर्य द्वारा निर्मित एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता ही, और जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अगला हम देखते हैं कि ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता मिली थी हमको, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता मिली थी हमको, उस सभ्यता को क्या कहा जाता था? नगरी सभ्यता, है ना, नगरी सभ्यता। और जो वैदिक काल की जो सभ्यता है, तो वैदिक काल की सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, है ना। वैदिक काल की सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता था और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। तो वैदिक सभ्यता जो आर्यों की जो बस्ती थी उसे ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और अगला देखते हैं आर्यों की भाषा, है ना। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी अगर पूछा जाता है, तो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी, है ना। और जो वैदिक काल में जो सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता है इसका सही आंसर आएगा वैदिक सभ्यता में, है ना। इनकी भाषा है संस्कृत भाषा। और आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, है ना, आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 5 भाग कौन कौन से? तो प्रशासनिक इकाई की 5 भाग है: कुल, ग्राम, विष और जन तथा राष्ट्र, है ना।
तो आर्यों की इकाई 5 भागों में बटी हुई थी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, है ना। ग्राम का जो मुखिया था, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्रामीण, है ना, ग्रामीणी। तो आर्यों का जो मुखिया है उसको ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। विष का प्रधान को विषपति कहा जाता था, है ना। तो विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था और जन का जो शासक था, है ना, जन का शासक को राजन के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इनको 5 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में थी, 5 भागों में थी। कौन सी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, है ना। और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान को विषपति एवं जन के जो शासक थे उसको राजन के नाम से जाना जाता था। और उसमें एक उग्र शब्द आया है, उग्र शब्द जो कि आर्यों का एक प्रशासनिक अधिकारी था, है ना। तो उग्र का काम क्या था, उग्र का काम था कि जो अपराधी है, अपराधियों को पकड़ना इसका कार्य था, है ना। तो उग्र का काम था अपराधियों को पकड़कर लाना। उसके बाद में हम देखते हैं कि सभा एवं समिति भी हमको यहाँ से मिली है। सभा एवं समिति जो कि राजा के देखरेख का कार्य करती थी, है ना। राजा का जितना भी कार्य है उसके लिए समिति बनाई गई थी, है ना। तो जो सभा थी श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों के लिए संस्था बनाई गई थी, है ना। तो जो सभा थी श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों के लिए संस्था थी और जो समिति थी ये सामान्य लोगों के लिए अपना प्रतिनिधित्व करती थी, है ना। तो सभा जो कि श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों के लिए काम करती थी और समिति जो है सामान्य लोगों के लिए काम करती थी, यानी कि सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद जो सभा एवं समिति है उसके जो अध्यक्ष थे उस अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, है ना। तो सभा एवं समिति का जो अध्यक्ष है उसे ईशान के नाम से जाना जाता था। और सभा एवं समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी, सभा एवं समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध जो हुआ था, है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और दशराज्य युद्ध जो लड़ा गया था रावी नदी के, यानी कि जिसका प्राचीन नाम है परुष्णी नदी, है ना। तो रावी नदी के तट पर सुदा से 10 जनों के बीच में लड़ा गया था और इसमें जो सुदा विजयी रहा था, है ना। तो यहाँ पर इसको दशरा के युद्ध का नाम दिया गया। तो सुदा से 10 जनों के बीच में ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, इसलिए इस युद्ध का नाम दशराज्य युद्ध का नाम दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, आर्यों का समाज। आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान समाज था। कैसा था, पितृ प्रधान समाज था, है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान समाज था, है ना। इसके बाद में देखते हैं आर्यों की सबसे छोटी इकाई, है ना। आर्यों की सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं परिवार, है ना। तो आर्यों की सबसे छोटी इकाई परिवार या उसको कुल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आर्यों की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, और इसका जो मुखिया, है ना, जिसको पिता कहा जाता था, तो परिवार या कुल का जो पिता मुखिया था उसको पिता कहा जाता था और उसके जो मुखिया है ना उसको कुलप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुलप के नाम से जाना जाता था। इसमें अगला देखते हैं हम कि जो बाल विवाह है एवं पर्दा प्रथा। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, है ना। तो बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद में स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी, है ना। तो स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी,
है ना। तो स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थी। और स्त्रियां जो थी, स्त्रियां जब उस स्त्री किसी स्त्री का अगर पति मर गया है ना, तो पति के मरने के बाद पति का जो भाई है ना, पति के भाई यानी कि देवर से उसका विवाह भी किया जाता था। तो ये भी प्रचलन हमको मिला है कि स्त्रियां शिक्षा भी ग्रहण करती थी, पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, और पति के मर जाने के बाद पति के भाई से यानी कि देवर से विवाह भी करती थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा अविवाहित महिलाएं, है ना। अविवाहित महिलाओं का मतलब ये है कि जो लड़की जीवन भर कुंवारी रहती थी, है ना, जो लड़की जीवन भर कन्याएं रहती थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इस स्त्री को अमाजू के नाम से जाना जाता है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो स्त्री जीवन भर कुंवारी रहती थी उसको अमाजू के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय कौन सा था, है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, है ना। क्या हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से सब वैदिक सभ्यता चल रही थी। वैदिक काल जब शुरू हुआ था 1500 ईसा पूर्व से, तो 1000 ईसा पूर्व तक चला, है ना। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य तक चलता रहा, है ना। तो जब ऋग्वैदिक काल से शुरू हो रहा था तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, है ना। इनका आयात निर्यात में भी पशुपालन ही, है ना। तो इनका आयात निर्यात भी पशुपालन ही था। तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन बन गया। लेकिन जब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आया और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आते आते इनका मुख्य व्यवसाय कृषि भी बन जाता है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य तक आता आते इनका पशुपालन से कृषि, है ना, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, गाय को अदन्या कहा जाता था। इस काल में जो गाय है ना उसको अदन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में गाय को रखा जाता था, है ना। गाय को अगर किसी ने मारा तो उसको, गाय को किसी ने अगर मार दिया या फिर उसको चोट पहुंचा, उसको घायल कर दिया, तो क्या होता था ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था या फांसी सुनाई जाती थी, या फिर उसको देश से बाहर निकाल देने का भी प्रचलन था, यानी कि व्यवस्था थी कि उस व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए या फिर उस देश से बाहर निकाला जाए, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिय पशु, है ना। यहाँ पर प्रिय पशु था घोड़ा। तो उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे प्रिय देवता जो थे, सबसे प्रिय देवता इंद्र था, है ना। तो इंद्र सबसे प्रिय देवता था इनका। उसका अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर वैदिक काल में हल जो था, है ना। उत्तर वैदिक काल में जो हल था खेत में जोतने का, हल का साक्ष्य मिला है। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीरा, है ना, सीरा कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। और जो हल की रेखा है ना, हल की रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्के, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? सिक्के का प्रचलन नहीं था। सिक्के का प्रचलन यहाँ पर नहीं मिला, यानी कि सिक्के का साक्ष्य हमें वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक कहीं पर भी हमें सिक्कों का प्रचलन नहीं मिला था। उसके बाद में सत्यमेव जयन्ते, सत्यमेव जयन्ते का जो हमें प्रमाण मिला है, सत्यमेव जयन्ते का जो प्रमाण हमको मिला है वह है, हम किसमें मिला था? मुंडकोपनिषद, है ना। तो सत्यमेव जयन्ते का जो साक्ष्य प्रमाण हमको जो मिला था मुंडकोपनिषद से मिला था। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई, है ना। तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयन्ते का प्रमाण हमको मिला है और इसी उपनिषद में हमें यज्ञ की तुलना जो मिली थी, यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी फूटी नाव से की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र सवित्र देवता को समर्पित है ना। गायत्री मंत्र है जो गायत्री मंत्र सवित्र देवता से संबंधित था, है ना। तो गायत्री मंत्र सवित्र देवता को संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है आर्यों का मुख्य पेय, है ना। आर्यों का मुख्य पेय था सोमरस। आर्यों का जो मुख्य पेय है ना ये सोमरस था, सोमरस, है ना। आर्यों का मुख्य पेय था सोमरस। इसके बाद में जो सोमरस है ना ये वनस्पतियों से निकाला जाता था, है ना। तो आर्यों का जो मुख्य पेय था सोमरस ये वनस्पति से निकाला जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग, है ना। पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जो कौशाम्बी नगर है ना, कौन सा, कौशाम्बी नगर, है ना। कौशाम्बी नगर में हमें उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हमको मिला है। सर्वप्रथम हमें पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में मिला था उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा धातु। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो धातु था, सर्वप्रथम जो धातु मिला था ना तो लोहा मिला था। क्या मिला था, लोहा। तो आर्यों का जो धातु है लोहा, कौन सा है, लोहा, है ना। इसको बाद में अयस्क के नाम से भी जाना जाने लगा है। भारत में लोहे का जो साक्ष्य मिला था, भारत में लोहे का साक्ष्य 7वीं 8वीं शताब्दी के लगभग में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हुआ था, है ना। जब 6वीं 7वीं शताब्दी में से ईसा पूर्व में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हुआ था। तो वैदिक काल में धातु का प्रयोग, मतलब धातु जो थी, आर्यों का जो धातु है ना ये सर्वप्रथम धातु मिला था लोहा, है ना। और इसको श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो उत्तर वैदिक काल का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, और अगला वीडियो हमारा है महाजनपद का रहेगा। दोस्तों मैं डेली वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, इसकी वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है मुझे, दूसरे सब्जेक्ट भी, इसकी वजह से मैं डेली वीडियो तो नहीं डालता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कभी मौका रहेगा कि डेली वीडियो डाल सकूँ तो उस टाइम में मैं डाल सकता हूँ, डेली भी डालूंगा। लेकिन अभी थोड़ी सी रूटीन अच्छे से बनाना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए भी मुझे दूसरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है तैयारी के साथ साथ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, और इस भाई को सपोर्ट करो यार दोस्तों। क्या अगर ऐसे ही टॉपिक में बना के डालता रहूंगा, हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, और जितने भी मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा लूसेंट से पढ़ाऊंगा, और लूसेंट में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से आने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में आपको देता रहूंगा, है ना। तो आपको अच्छा ही लगा होगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहिए और भी। और आपको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में मिलते हैं महाजनपद के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।